हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंतर्गत साझेदारी व्यापार में कैसे लेखांकन किया जाता है, साझेदारी का अर्थ क्या है, बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 32 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा बताना है और उसके लक्षण बताना है आपको। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साझेदारी व्यापार क्या है, उसका आशय भी बताया था, परिभाषा भी बताई गई थी कि साझेदारी के अंतर्गत कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, अधिकतम 50 होते हैं, जो लाभ बांटने के लिए किसी वैधानिक व्यापार को करते हैं। उसका संचालन उन सबकी ओर से या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। उसको हम साझेदारी व्यवसाय के नाम से जानते हैं। बच्चों, भारत में साझेदारी से संबंधित जो अधिनियम बना वो 1932 में बना है। इसको ध्यान से देखें, ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साझेदारी अधिनियम कब बना। 1932 में बना। यदि साझेदारी व्यवसाय से संबंधित कोई भी समस्याएं आती हैं तो साझेदारी अधिनियम 1932 में जो बातें लिखी हैं वो मार्गदर्शन का काम करती हैं और उसके माध्यम से हम समस्याओं का समाधान निकालते हैं। ये लक्षण हैं, इसके विशेषताएं हैं। वैध अनुबंध का होना चाहिए। साझेदारी के लिए आवश्यक होता है कि वह विधान द्वारा निर्मित हो, अर्थात कानून के तहत, किसी नियम के तहत वो व्यापार शुरू हुआ हो, उस व्यापार का गठन हुआ हो, तभी साझेदारी कहलाएगी। साझेदारों की संख्या साझेदारी में कम से कम 2 होते हैं बच्चों, अधिकतम 50 होते हैं। वैसे साझेदारी अधिनियम अधिकतम संख्या के विषय में मौन है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2014 ये कहता है कि कोई भी साझेदारी जिसमें 50 से अधिक संख्या हो जाती है वो अवैध हो जाती है। ये भी ओटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। साझेदारी में कम से कम 2, अधिकतम 50 होते हैं। साझेदारी के संचालन में सभी साझेदारों को भाग लेने का अधिकार होता है, ये इसकी विशेषता होती है। साझेदारी में लाभ का बांटना अनिवार्य होता है, हानि का बांटना अनिवार्य नहीं होता है, ये एक इसकी विशेषता होती है। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का असीमित दायित्व होता है। इसका थोड़ा अर्थ बता दे रहा हूँ, पहले भी मैंने स्पष्ट किया था। इसका तात्पर्य ये निकलता है, यदि साझेदारी में कोई ऐसी विशेष परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि साझेदारों की पूंजी से उस दायित्व का भुगतान नहीं हो सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में साझेदारों को उस दायित्व का भुगतान करने के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचकर या व्यक्तिगत धन में से उस दायित्व का भुगतान करना होता है। केवल उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक उसका दायित्व सीमित नहीं है। यदि विशेष परिस्थितियों में फर्म के प्रति उसका दायित्व बनता है, फर्म को पैसा भुगतान करने की स्थिति बनती है, तो उसको अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को बेच करके उस दायित्व का भुगतान प्रत्येक साझेदारों को या सामूहिक रूप से करना होता है। एजेंसी का संबंध प्रत्येक साझेदार जो फर्म में होता है वो उसकी 2 हैसियत होती हैं, एक मालिक तो है ही और दूसरा एजेंट की तरह कार्य करता है। एजेंट की तरह का मतलब, एजेंसी का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक साझेदार द्वारा किए गए कार्य को ये माना जाता है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अन्य साझेदारों की सहमति भी है, अन्य साझेदारों द्वारा किया हुआ माना जाएगा। तो प्रत्येक साझेदार का फर्म से मालिक और एजेंट का संबंध होता है। ये क्वेश्चन भी वस्तुनिष्ठ में आ गया। विशेषताओं को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से नोट करें। ये विशेषताएं कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं और इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख की परिभाषा देते हुए उसमें लिखे जाने वाली प्रमुख बातें लिखना है अपने को। पहले बता देता हूँ साझेदारी संलेख क्या है। जब
कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी साझेदारी व्यवसाय के गठन का निर्णय करते हैं तो निर्णय करने के बाद वो साझेदारी को चलाने के लिए कोई नियम बना लेते हैं, कुछ बातें लिख लेते हैं। उन बातों के आधार पर और नियमों के आधार पर साझेदारी को चलाया जाता है। इसी को साझेदारी प्रलेख, साझेदारी संलेख, साझेदारी ठहराव, साझेदारी समझौते के नाम से जानते हैं। यहाँ बच्चों ये ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है। इसको ध्यान से सुने, अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब हो गया ऐच्छिक हो गया। साझेदार चाहे तो साझेदारी संलेख बना लें और साझेदार चाहे तो साझेदारी संलेख ना बनाएं। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ में कई बार पूछा गया है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, अर्थात ऐच्छिक है। साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, बट लिखित संलेख मौखिक संलेख से श्रेष्ठ माना जाता है। अब यदि मान लीजिए साझेदारों ने साझेदारी संलेख तैयार नहीं किया है और साझेदारी व्यापार कर रहे हैं, ऐसे में कोई समस्या आती है, अर्थात उनको किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, तो फिर यदि साझेदारी संलेख तैयार नहीं किया है तो साझेदारी अधिनियम 1932 उनके मार्गदर्शन का काम करता है। साझेदारी संलेख में मोटे तौर पर कौन सी बातें लिखी जाती हैं देखें। साझेदारी संलेख में व्यापार को चलाने से संबंधित वो सारी बातें लिख ली जाती हैं। इनकी संख्या व्यापार के हिसाब से कई हो सकती है। परीक्षा की दृष्टि से मैंने 5-6 बिंदु यहाँ पर आपको लिखे हैं। पहला है फर्म का नाम व पता। इस भाग के अंतर्गत ये लिखा रहेगा फर्म किस नाम से जानी जाएगी और कोई भी व्यक्ति आपसे पत्राचार करेगा तो वो पत्र कहाँ पर आएगा। फर्म का नाम निर्धारण करते समय ये देखा जाता है किसी अन्य फर्म से मिलता जुलता ना हो ताकि लोगों को भ्रम पैदा ना हो, ये लिखा होता है। दूसरे भाग में साझेदारों के नाम पते लिखे रहते हैं। इस भाग के अंतर्गत सभी साझेदारों के नाम लिखे होते हैं और उनके पते और लिखे होते हैं। तीसरे में व्यापार का क्षेत्र का स्वरूप क्या रहेगा। इसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख होता है कि फर्म के व्यापार का कार्यक्षेत्र कितना रहेगा और किस तरह का व्यापार करेगा। राज्य स्तर पर करेगा, इस राष्ट्रीय स्तर तक करेगा या इंटरनेशनल स्तर तक करेगा, और फुटकर का व्यापार करेगा या थोक का व्यापार करेगा, ये इसके अंतर्गत लिखा रहता है। किस चीज़ का व्यापार करेगा ये भी लिखा रहता है। फिर चौथा बिंदु है साझेदार की पूंजी। प्रत्येक साझेदार की पूंजी कितनी होगी इसका विवरण इस भाग के अंतर्गत लिखा होता है। पूंजी बराबर भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। कोई साझेदार बिना पूंजी के भी साझेदार हो सकता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। फिर अगला वाक्य साझेदारों के कर्तव्य और अधिकार। इस भाग के अंतर्गत ये लिखा था कि कौन साझेदार क्या क्या काम करेगा, क्या क्या उसके कर्तव्य होते हैं और क्या क्या अधिकार होते हैं, उनका उल्लेख किया जाता है। और छठा है ख्याति का निर्धारण। समय समय पर ख्याति का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, यह विवरण इस भाग के अंतर्गत। अब ख्याति क्या होती है इसके विषय में बच्चों आगे के अध्याय में बताया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। बच्चों की जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि भारत में साझेदारी व्यापार करने के लिए साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। अब मान लीजिए कोई भी साझेदारी फर्म है, उसने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, तो फिर उस व्यापार को संचालन करने के लिए कौन कौन सी नियमों का उनका पालन करना पड़ेगा, कौन समस्याएं आएंगी, तो फिर वो समस्याओं का निराकरण वो किस आधार पर करेंगे। तो इसके लिए साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। देखो, अर्थात साझेदारी अधिनियमों में ये स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी साझेदारी फर्म ने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, साझेदारी समझौता नहीं किया है, तो फिर उनको इन बातों का पालन करना अनिवार्य होगा। नंबर 1, व्यापार का संचालन। यदि साझेदारों ने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, अभाव का मतलब नहीं बनाया, तो सभी साझेदारों को व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। इसका मतलब ये होगा कोई भी साझेदार किसी साझेदार से व्यापार के संचालन में भाग लेने से नहीं रोक सकता। सभी साझेदार समान रूप से व्यापार के संचालन में भाग लेंगे। दूसरा पालन सवाल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओटी क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया है। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन
समान अनुपात में किया जाएगा, बराबर बराबर किया जाएगा। चाहे साझेदारों ने फिर पूंजी कम ज़्यादा लगाई हो ना लगाई हो, कोई साझेदार कम काम करता है ज़्यादा करता है, ये बात कोई मीनिंग नहीं रखता। लाभ का विभाजन समान अनुपात में ही होगा। ये सवाल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, वस्तुनिष्ठ की दृष्टि से भी कई बार पूछा गया है। साझेदारी संलेख के अनुपात अभाव में लाभ हानि का विभाजन बच्चों किस अनुपात में करेंगे? समान अनुपात या बराबर अनुपात में करेंगे। तीसरा बिंदु है ऋण पर ब्याज। साझेदारी ऋण पर ब्याज को अतिरिक्त पूंजी के नाम से भी जानते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में यदि कोई साझेदार ने पूंजी के अतिरिक्त फर्म के लिए ऋण दिया है तो उस ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे संबंधित सवाल भी बनते हैं जो अपन आगे चर्चा करेंगे। ये प्रश्न भी कई बार ओटी में पूछा गया। साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक पूरा बोलना है। पूंजी एवं आहरण पर ब्याज। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता और आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये होता है, कोई भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज ना देंगे और ना आहरण उसने यदि किया है तो ना उससे आहरण पर ब्याज, चाहे भले ही कितनी किसी साझेदार ने पूंजी कम ज़्यादा लगाई हो, किसी ने आहरण किया हो या नहीं किया हो। पारिश्रमिक या वेतन। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी साझेदार को कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। चाहे कोई साझेदार काम करे या ना करे, कोई ज़्यादा करे या कम करे, कोई भी परिस्थिति निर्मित हो जाए, साझेदारी संलेख के अभाव में किसी साझेदार को कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। फर्म की संपत्ति का उपयोग। फर्म की संपत्ति का उपयोग केवल फर्म के लिए ही किया जाएगा, अर्थात निजी प्रयोग के लिए नहीं किया जाता। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न क्रमांक 3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवालों की दृष्टि से भी ये बात लागू होंगी। पॉइंट क्रमांक 2, लाभ हानि समान अनुपात में, ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक, पूंजी और आहरण पर ब्याज नहीं, पारिश्रमिक वेतन नहीं दिया जाएगा और फर्म की संपत्तियों का उपयोग केवल फर्म के लिए किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बार बार पढ़ें, देखें, सवालों में भी उपयोग आता है और कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है लाभ हानि वितरण खाता या लाभ हानि नियोजन खाता या समायोजन खाता भी बोलते हैं, इसको समझाइए बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कक्षा 11 में आपने एकाकी व्यापार या एक व्यक्ति के वित्तीय विवरण तैयार किए थे, तो उसमें आपने व्यापार खाता बनाया था, लाभ हानि खाता बनाया था और चिट्ठा बनाया था। एकाकी व्यापार में क्या होता है, लाभ हानि खाते का जो शेष, चाहे वो लाभ के रूप में आए चाहे हानि के रूप में आए, सीधे पूंजी खाते में अपन ले जाते हैं। यदि लाभ है तो पूंजी में जोड़ देते हैं और हानि है तो पूंजी में से घटा देते हैं। तो वह एक ही व्यक्ति होता है, सीधे सीधे पूंजी खाते में चला जाता है। अब साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो जो लाभ होता है वो 2 या 2 से अधिक साझेदारों में बांटा जाएगा। जब बांटा जाएगा तो उसको कैसे बांटा जाएगा, फिर पूंजी खाते में कैसे हस्तांतरित किया जाएगा, ये जानने के लिए ध्यान से सुने। लाभ हानि खाता बनाने के बाद लाभ हानि खाते जैसा ही एक और खाता तैयार किया जाता है। उस खाते को हो साझेदारी में लाभ हानि वितरण खाता या लाभ हानि नियोजन खाता या समायोजन खाते के नाम से जानते हैं। यह लाभ हानि खाते का परिवर्ती रूप है, मतलब बाद में तैयार किया जाता है। अब कौन कौन से खाते हो गए साझेदारी में? देखो, एकाकी व्यापार में व्यापार खाता बनता है, लाभ हानि खाता बनता है और चिट्ठा बन जाता है। ये तीनों ही वित्तीय विवरण के भाग कहलाते हैं। बट साझेदारी में कौन कौन से हो गए? पहले व्यापार खाता बनेगा, व्यापार खाते का शेष जो आएगा वो लाभ हानि खाते में जाएगा और लाभ हानि खाते का जो शेष आएगा वो लाभ हानि नियोजन खाते में जाएगा। फिर इसके बाद चिट्ठा बनेगा। तो यहाँ अवित्तीय जो विवरण है उसके 4 भाग हो गए, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता और चिट्ठा। नियोजन का मतलब होता है कि साझेदारों से को दिए जाने वाली राशि और साझेदारों से ली जाने वाली राशि का नियोजन कैसे किया गया है, अर्थात फर्म ने जो लाभ कमाया है उस लाभ की प्लानिंग कैसे की गई है, उसको कैसे विभाजित कर किया गया है, वो चीज़ें, वो सारी मदें इस खाते के अंतर्गत लिखी जाती हैं। यदि इसका लाभ हानि खाते का शेष लाभ है
तो इस खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, और यदि हानि है तो डेबिट पक्ष में लिख देते हैं। फिर इसके बाद इसके डेबिट में देखो मोटे तौर पर कौन कौन सी मदें आती हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लाभ हानि खाता का एक तरह से आपके दिमाग में प्रारूप ही तैयार हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत लाभ हानि खाते के शेष से होगी, अर्थात लाभ हानि खाते का जो शेष होगा सबसे पहले वो लिखेंगे। लाभ है तो जमा पक्ष में और हानि है तो नामे पक्ष में। जमा पक्ष में लाभ के साथ साथ एक मद और आती है, आहरण पर ब्याज। यदि साझेदारों ने आहरण किया है और साझेदारी संलेख के अनुसार आहरण पर ब्याज लेने की प्रथा है, तो आहरण पर ब्याज को लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। दो मदें हो गई, एक लाभ हो गया और एक आहरण पर ब्याज। आहरण का ब्याज तभी लिखा जाता है जब साझेदारी संलेख में समझौता हो, तभी आएगा। अब डेबिट साइड में कौन कौन सी मदें आती हैं? पूंजी पर ब्याज, वेतन, वेतन साझेदारों का वेतन, कमीशन साझेदारों का, बोनस, ये चीज़ें लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में। बट ये सारी मदें तभी आती हैं जब साझेदारी संलेख में इसका उल्लेख हो। डेबिट साइड में पूंजी पर ब्याज आएगा, साझेदारों का वेतन आएगा, साझेदारों का कमीशन है यदि है तो, बोनस है तो, वो ये सारी चीज़ें डेबिट में लिखी हैं। इस तरह से लाभ हानि नियोजन खाता तैयार हो जाता है। दोनों पक्षों का जोड़ लगा लेते हैं। यदि क्रेडिट जोड़ ज़्यादा है और डेबिट जोड़ कम है तो अंतर की राशि शुद्ध लाभ होगा, विभाजन योग्य लाभ होगा। डेबिट जोड़ ज़्यादा है और क्रेडिट जोड़ कम है तो हानि होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए क्रेडिट साइड का जोड़ आया कितना, 1 लाख, डेबिट साइड का जोड़ आया 70,000, शेष बचा 30। मान लो 3 साझेदार हैं, तीनों ही बराबर बराबर के हैं, तो 10-10 हज़ार रुपये उनको लाभ के रूप में मिल जाएंगे और 10-10 हज़ार उनके पूंजी, तीनों के पूंजी खाते में जोड़ दिए जाएंगे। इस तरह से ये लाभ हानि समायोजन खाता तैयार हो जाता है। लाभ हानि समायोजन खाता कैसे बनता है ये आगे बताया जाएगा। जब सवाल वाला वीडियो आपके सामने आएगा तब आपको बना के बताया जाएगा। बट थ्योरी की दृष्टि से हो गया कि लाभ का कैसे नियोजन किया गया है, लाभ की कैसे प्लानिंग की गई, साझेदारों में लाभ का विभाजन कैसे किया गया है, ये जानने के लिए लाभ हानि खाते के बाद एक और खाता बनता है, इसको लाभ हानि नियोजन खाता। अर्थात व्यापार खाता लाभ हानि खाते के अब 3 भाग हो गए। ऊपर वाला हिस्सा व्यापार खाता हो गया, बीच का हिस्सा लाभ हानि खाता हो गया और फिर लाभ हानि नियोजन खाता हो गया। बच्चों यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ व्यापार खाता लाभ हानि खाता बनाना नहीं बताया जाएगा, क्योंकि व्यापार खाता और लाभ हानि खाता एकाकी व्यापार जैसे ही तैयार होते हैं। सिर्फ लाभ हानि नियोजन खाता एक नई तरह से बनता है, वो आपको बताया जाएगा। अब इसमें यहाँ नीचे लिखा है लाभ हानि विवरण खाते को लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि साझेदार जो व्यापार से संबंधित समायोजन होते हैं, जैसे फर्नीचर पर हिरास लगाना है, डूबत ऋण का लेखा करना है, यदि वो लाभ हानि खाते में किन्हीं कारण से लिखना भूल गए उसको भी इस खाते में लिख लेते हैं। इसलिए इसको लाभ हानि समायोजन खाता के नाम से भी जानते हैं। और विस्तार से आगे चर्चा जब सवाल होगी तो फिर से इसको दोहराया जाएगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2020 के एग्ज़ाम में फिर आया है। जी पिछले साल 19 में भी था, उसके पहले भी कई बार आ चुका है। स्थायी तथा परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर लिखिए। इसको ध्यान से देखें। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के पूंजी खाते बनाने के 2 विधियाँ होती हैं, जिनको ढंग भी बोलते हैं। 2 ढंग से तैयार कर सकते हैं। कहीं एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था कि साझेदारी में पूंजी खाते बनाने के कितने ढंग हैं? 2 ढंग हैं, 2 तरीके हैं, विधियाँ हैं, 2 विधियाँ प्रचलित हैं। एक स्थायी और दूसरी परिवर्तनशील। 2 तरह से पूंजी खाते तैयार किए हैं। जैसे बच्चों, साझेदारी में कम से कम 2 साझेदार होते हैं, मान लीजिए ए और बी 2 साझेदार हैं, तो दोनों के पूंजी खाते अलग अलग तैयार किए जाएंगे। आप स्थायी और परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए आप। स्थायी पूंजी का तात्पर्य ये है कि जब साझेदार स्थायी पूंजी खाते तैयार करेंगे तो पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का लेखा करेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था कि साझेदारों से आहरण पर ब्याज लेते हैं, पूंजी पर ब्याज देते हैं,
उनको वेतन भी दिया जा सकता है, कमीशन भी हो सकता है, उनका बोनस होता है। तो इन सब का संबंध साझेदारों से होता है। तो जब स्थायी पूंजी खाते होते हैं तो ये सारी मदें, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस, ये इनके पूंजी खाते में ना लिख करके स्थायी पूंजी खाते के समानांतर एक और खाता तैयार किया जाता है जिसको साझेदारों का चालू खाता बोलते हैं, उस खाते में लिखते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब स्थायी पूंजी खाते साझेदार रखते हैं तो पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का लेखा करते हैं और बाकी साझेदारों से संबंधित बाकी मदें, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, उनको दिए जाने वाला वेतन, उनको दिए जाने वाला कमीशन, बोनस आदि का लेखा करने के लिए अलग से एक और खाता खोलते हैं जिसे साझेदारों का चालू खाते के नाम से जानते हैं। वो स्थायी पूंजी खाता कहलाता है। अर्थात आपको 2 खाते बनाना पड़ेंगे। अब जब वे परिवर्तनशील पूंजी खाते रखते हैं तो क्या होता है? परिवर्तनशील पूंजी की स्थिति में पूंजी और उनको दिए जाने वाला वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज और लिए जाने वाला आहरण पर ब्याज, ये सब एक ही खाते में लिख लिया जाता है, वो परिवर्तनशील हो जाता है। तो अब साझेदारी में साझेदार जैसा चाहे वैसे पूंजी खाता बना सकते हैं। परिवर्तनशील रखना चाहे तो परिवर्तनशील, और स्थायी रखना चाहे तो स्थायी पूंजी खाते साझेदार सामान्यतः तब रखते हैं जब साझेदार अपना लाभ का विभाजन पूंजी के ही अनुपात में करते हैं। इसके विषय में और आगे बताऊंगा मैं आपको। स्थायी पूंजी कब रखे जाएंगे? जब सामान्यतः साझेदार पूंजी के ही अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं, तब स्थायी पूंजी खाते रहते हैं। क्योंकि यदि परिवर्तनशील पूंजी खाते होंगे तो परिवर्तनशील पूंजी खाते की स्थिति में हर साल पूंजी का शेष बदलेगा, और हर साल पूंजी का शेष बदलेगा तो लाभ हानि अनुपात भी हर साल बदलते चला जाएगा। तो 2 में से कोई एक, सामान्यतः साझेदार परिवर्तनशील पूंजी खाते का उपयोग करते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाते बनाते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, ये सवालों के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। अंतर देखिए आप, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बार बार पढ़ें। कई तरह से अंतर के रूप में भी पूछा जा सकता है। स्थायी पूंजी खाते किसे कहते हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाते किसे कहते हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं। स्थायी पूंजी खाते की क्या विशेषताएं होती हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाते की क्या विशेषताएं होती हैं, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो अभी इस साल फिर ये क्वेश्चन आया और पिछले साल भी आया था। तो देखें इसमें स्थिरता, इस खाते में पूंजी की राशि सदैव स्थिर रहती है। इसका मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ए और बी साझेदार हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपए की पूंजी लगाई, तो जब तक व्यापार चलेगा इस खाते का शेष हमेशा 1-1 लाख ही शेष दिखाएगा, क्योंकि ना हम इसमें कोई राशि जोड़ रहे ना कोई राशि घटा रहे। हाँ, केवल कभी अतिरिक्त पूंजी लगाएंगे तभी बदलेगी, या कोई पूंजी का हम निकासी करेंगे, साझेदार पूंजी अपनी वापस लेंगे तो ही घटता है, वो विशेष परिस्थिति। सामान्यतः स्थायी पूंजी खाते की राशि हमेशा स्थिर ही रहती है, इस खाते का शेष हमेशा स्थिर ही रहता है। अब जब परिवर्तनशील पूंजी खाते होते हैं तो पूंजी में हर साल उनको मिलने वाले लाभ को हम जोड़ देते हैं, उनको देने वाला वेतन जोड़ देते हैं, उनको यदि कमीशन मिल रहा है वो भी जोड़ देते हैं, बोनस मिल रहा है वो भी जोड़ देते हैं, पूंजी पर ब्याज है वो भी जोड़ देते हैं, ये सब पूंजी में जुड़ जाते हैं, और आहरण पर ब्याज को इसमें से घटा देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से फिर इनका जो शेष है वो बदल जाता है। अभी 1-1 लाख रुपए इनकी पूंजी थी और सब मिलने वाली राशि मान लो 50,000 हो गई, तो 1.5 लाख हो गया, और 20,000 का उन्होंने आहरण कर लिया, 1,30,000 हो गया। तो जी ऐसे हर साल बदलेगा। तो स्थायी पूंजी खाते में पूंजी खाते की राशि हमेशा स्थिर रहती है और परिवर्तनशील में हमेशा परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि हर साल कुछ राशियाँ जुड़ती हैं और कुछ राशियाँ घटती हैं। खाते का शेष, इस खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है और परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष भी क्रेडिट ही होता है। बट यदि साझेदार किसी कारण से अधिक आहरण कर लें और इनके हिस्से में मान लो हानि आ जाए अधिक, जितनी उनकी पूंजी है, तो उस स्थिति में डेबिट हो सकता है। बट मोटे तौर पर दोनों का ही शेष क्रेडिट होता है। तीसरा बिंदु है पूंजी का लेखा। इस खाते में केवल पूंजी की राशि लिखी जाती है और कोई दूसरी राशि का लेखा नहीं किया जाता है। जबकि इसमें देखो, जैसे अभी पहले भी बता चुका हूँ, इस खाते में पूंजी के साझेदारों से संबंधित
व्यवहार, जैसे उनको दिए जाने वाला पूंजी पर ब्याज, यदि कोई साझेदार को वेतन मिलता है तो वेतन, कोई साझेदार को कमीशन मिलता है तो कमीशन, कोई को बोनस मिलता है तो बोनस, लाभ का हिस्सा और भी कोई राशि यदि उसको दी जाती है तो वो उसमें जोड़ देते हैं और ली जाती है तो घटा देते हैं। जैसे आहरण है तो पूंजी में से घटा देते हैं, आहरण पर ब्याज भी घटा देते हैं। तो स्थायी पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का लेखा होता है और परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी के साथ साथ ये मदें भी आती हैं। चौथा बिंदु है चालू खाता। जब साझेदार स्थायी पूंजी खाते रखते हैं तो पूंजी खाते के साथ साथ एक और खाता खोला जाता है जिसको चालू खाता कहते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का लेखा और करंट या चालू खाते में ये अन्य चीज़ें जो बिंदु क्रमांक 3 में दिखाई दे रही हैं वो सब इसमें लिखी जाती हैं। और परिवर्तनशील पूंजी खाते में चालू खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वस्तुनिष्ठ में पूछा गया क्वेश्चन, चालू खाता कब खोला जाएगा? जब साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी होंगे तब चालू खाता खोला जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिखें, पढ़ें, समझें। बाकी आपको जब सवाल करेंगे तो इसकी और तस्वीर आपके सामने आएगी। अब अगला बिंदु है, अगला प्रश्न है साझेदारी व फर्म को दी जाने वाली लाभ की गारंटी को समझाना। यहाँ बच्चों समझें लाभ की गारंटी से मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ए और बी दो साझेदार व्यापार में काम कर रहे हैं और उन्होंने सी नाम के व्यक्ति को अपने साझेदारी में और शामिल कर लिया, दो की जगह अब 3 साझेदार हो गए। तो जो तीसरा व्यक्ति आ रहा है तो तीसरा व्यक्ति कभी कभी ये चाहता है कि भाई वो जिस व्यापार में शामिल हो रहा है उसको प्रत्येक वर्ष एक निश्चित लाभ मिले। तो जो पहले से दो साझेदार काम कर रहे थे उससे दोनों साझेदार सामूहिक रूप से या दोनों में से कोई एक तीसरे साझेदार को इस बात के लिए आश्वस्त कर देते हैं कि उनको हर वर्ष इतना लाभ अवश्य ही दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने तय किया कि आपको 10,000 रुपये साल भर में लाभ अवश्य मिलेगा। अब मान लीजिए तीनों साझेदार बराबर के हैं और लाभ हुआ 24,000, तीनों में बांटेंगे तो कितना आएगा? 8,000। जबकि आने वाले साझेदार को, नए साझेदार को, सी को शेष साझेदारों ने दोनों ने सामूहिक रूप से बोल दिया है कि आपको 10,000 रुपये अवश्य दिए जाएंगे, बट उसका हिस्सा तो 8,000 रुपये ही आ रहा है। तो शेष 2,000 रुपये की भरपाई ए और बी दोनों अपने ही अनुपात में उसको देंगे। अर्थात सी को तो पूरे 10 ही मिलेंगे, 10 मिलेंगे, अर्थात उसके 2,000 कम पड़ रहे हैं तो 1,000 ए देगा और 1,000 बी देगा, क्योंकि दोनों को हिस्सा बराबर बराबर है। इस तरह से उसका सी का हिस्सा 10 हो जाएगा और ए और बी का हिस्सा 7,000 रुपये रह जाएगा। इसे साझेदारी में लाभ की गारंटी के नाम से जाना जाता है। तो नए आने वाले साझेदार में विश्वास जागृत करने के लिए उसको एक निश्चित लाभ की गारंटी। कई बार ऐसा होता है, कोई अच्छा कर्मचारी होता है, हमारे साथ काम कर रहा होता है, उसको साल भर में मान लीजिए 10,000 रुपये का वेतन मिलता है। साझेदार सोचते हैं कि यदि हम इसको साझेदार बना लें तो जो और अच्छे से काम करेगा, लेकिन वो कर्मचारी की हैसियत से मिलने वाले पारिश्रमिक के बराबर लाभ की गारंटी चाहता है। तो उसको कर्मचारी के रूप में जब वो काम कर रहा है, जितना वेतन उसको मिल रहा है तो उतना वेतन के बराबर उसको लाभ मिलना चाहिए। इसे साझेदारी फर्म में लाभ की गारंटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी साझेदार का हिस्सा न्यूनतम हिस्से से कम आता है जो उसको बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में कोई एक साझेदार भी दे सकता है, जैसा भी समझौता कर लें, और दोनों फर्म, इसको फर्म बोलेंगे। यदि एक साझेदार दे रहा है, ए ने गारंटी दी है तो एक हिस्से में से कम होगा, और फर्म ने गारंटी दी है तो इसका मतलब सभी साझेदार। प्रश्न यदि मौन है तो ये माना जाएगा कि फर्म ने ही गारंटी दी है। प्रश्न में ये स्पष्ट उल्लेख नहीं है, व्यवहारिक जब अपन प्रश्न करेंगे तब देखेंगे यदि लाभ की गारंटी दी है और ये नहीं लिखा है कि किसने दी है, तो ये माना जाएगा कि सभी साझेदार जितने भी पहले से काम कर रहे हैं, इसको फर्म, साझेदारी को फर्म के नाम से भी जाना जाता है, फर्म भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं साझेदारी में लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी
एक बात और इसमें होती है कि कभी कभी कोई साझेदार फर्म को गारंटी दे देता है कि मैं कम से कम इतना काम करूंगा कि फर्म को इतना लाभ कमा के दूंगा ही। मान लीजिए ए बी सी साझेदार है और सी ने फर्म को गारंटी दी है कि वो साल भर में फर्म के लिए 1 लाख रुपए लाभ कमा कर, और यदि मान लीजिए उसका हिस्सा उसके द्वारा कमाया हुआ भाग 80,000 ही आ रहा है, तो वो 20,000 रुपये उसको अपने लाभ में से फर्म को देना। इसको बोलते हैं साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी देना। ऐसा भी कहीं कहीं देखने में मिलता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में जो प्रश्न दिए हैं वो ये दिए हैं कि किसी साझेदार द्वारा किसी साझेदार विशेष को या फर्म द्वारा साझेदार को लाभ की गारंटी दी जाती है। अब बाकी व्यवहारिक प्रश्न अपन करेंगे तब और बात पूरी स्पष्ट होगी, वह थ्योरी की दृष्टि से होगी। हाँ, इसमें ये बात का उल्लेख और किया गया है कि साझेदार, जैसे मान लीजिए अभी मैंने उदाहरण दिया था कि सी को 10,000 मिलना चाहिए थे और 8 ही मिल रहे हैं। 1,000 ए दे रहा था और 1,000 बी दे रहा था, तो उनका हिस्सा 1,000 रुपये कम हो गया, बट उसका हिस्सा 10 हो गया क्योंकि उन्होंने गारंटी दे रखी है। अब मान लीजिए भविष्य में इतना लाभ होता है, भविष्य में जैसे मान लीजिए 36,000 रुपये हो गया, अब कितना कितना हो गया, 12 हो गया तीनों को। सी का हिस्सा 10 से अधिक हो गया। तो यदि साझेदारों ने ऐसा समझौता कर रखा है कि यदि किसी पिछले वर्ष में उन्होंने लाभ की गारंटी की पूर्ति की है, तो आगे अधिक लाभ होने पर पहले उनके द्वारा की गई पूर्ति की राशि की क्षतिपूर्ति उनको करने का अधिकार रहेगा। अर्थात उन्होंने जो 1,000 रुपये पहले दिए थे वो 1,000 रुपये पहले ले सकते हैं। ऐसा लेकिन तभी होता है जब साझेदारों में आपस में समझौता हो। इसे बोलते हैं साझेदारी में लाभ की गारंटी। अगला क्वेश्चन है साझेदार के क्या क्या अधिकार होते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में एक बार क्वेश्चन होगा। फर्म में कोई भी साझेदार काम करता है तो उसको क्या क्या अधिकार और कर्तव्य साझेदारी संलेख में वैसे लिखे होते हैं कि कौन से साझेदार के क्या कर्तव्य होंगे और उनके क्या क्या अधिकार होंगे। पहला अधिकार है व्यापार संचालन। प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है। प्रत्येक साझेदार व्यापार के संचालन में भाग लेगा, सभी गतिविधियों में भाग ले सकता है। कोई दूसरा साझेदार किसी दूसरे साझेदार को व्यापार संचालन में भाग लेने से नहीं रोक सकता। पुस्तकों को निरीक्षण। प्रत्येक साझेदार को साझेदारी फर्म की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है, देख सकता है, और उनकी छाया प्रतिलिपि भी ले सकता है क्योंकि मालिक है। ऐसा नहीं कह सकता कोई कि तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है तो तुम नहीं देख सकते, या हम अच्छे हैं या हमारी पूंजी है, ये अधिकार होता है। तीसरा है लाभ में भाग। प्रत्येक साझेदार को लाभ में भाग लेने का अधिकार होता है। जो भी लाभ होगा साझेदारी संलेख के अनुसार उनको लाभ बांटा जाएगा, और साझेदारी संलेख नहीं है तो फिर बराबर चाहे कोई साझेदार काम करे या न करे, उसने व्यापार में पूंजी लगाई हो या न लगाई हो, ये बात नहीं मायने रखता है। फर्म को यदि लाभ हुआ है तो प्रत्येक साझेदार में लाभ का विभाजन किया जाएगा। परामर्श। प्रत्येक साझेदार को व्यापार के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार परामर्श देने का अधिकार होता है। समय समय पर वो अपनी फर्म को सलाह दे सकता है। अवकाश ग्रहण करने के अनुसार प्रत्येक साझेदार को फर्म से अवकाश ग्रहण करने का अधिकार होता है। यदि मान लीजिए कोई साझेदार अब फर्म में नहीं रहना चाहता है, किन्हीं कारण से अलग होना चाहता है, अलग होने को अवकाश ग्रहण करना बोलते हैं। कोई साझेदार मान लीजिए लंबी बीमारी से ग्रसित हो गया या वृद्ध हो गया, अब वो व्यापार में नहीं रहना चाहता है, तो शेष साझेदारों से आग्रह करके वो अलग हो सकता है। एक और बच्चों बिंदु 6 होता है, वो आगे अध्याय में भी पढ़ाऊँगा, वो महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन मैं उसका उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि यदि जैसे मैंने अभी उल्लेख किया था पीछे कि पहले से ए और बी थे और सी को उन्होंने साझेदार, इसे बोलते हैं नए साझेदार का प्रवेश बोलते हैं। ए और बी पहले से काम कर रहे हैं और उन्हें मान लीजिए तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता है, तो सी नाम के व्यक्ति को उन्होंने फर्म में जोड़ दिया। इसको साझेदारी में नए साझेदार के प्रवेश के नाम से जानते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि यदि कोई नया साझेदार आ रहा है तो नए साझेदार को प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से दिया जाता है।
उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी मैंने उदाहरण दिया था कि ए और बी हैं और सी आ रहा है, तो ए इसके लिए तैयार है कि सी आए, लेकिन बी मना कर रहा है, तो फिर वो साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता। अब यदि मान लीजिए पहले से 49 साझेदार हैं और 50वें साझेदार को जोड़ रहे हैं, तो उसमें से 48 साझेदार तो तैयार हैं कि 50वें व्यक्ति को जोड़ा जाए, लेकिन 49वां साझेदार इस बात के लिए तैयार नहीं है कि 50वां साझेदार साझेदारी में आए, तो नहीं आ सकता। अर्थात नए साझेदार को प्रवेश करने से रोकने का अधिकार भी होता है। उसकी अपन विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा अध्याय दिया है, बट नए साझेदार के ये 5 बिंदु हैं आ गए, उसको कौन कौन से अधिकार हैं और भी हो सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें इस पाठ से संबंधित बता देना चाहिए, जैसे कि एकाकी व्यवहार में सामान्यतः पूंजी पर ब्याज देने की प्रथा नहीं होती और व्यापारी जो आहरण करता है उस पर ब्याज लेने की प्रथा नहीं होती है। उसका कारण ये होता है कि एकाकी व्यापार में पूंजी पर ब्याज देने और आहरण पर ब्याज लेने का उसकी कर योग्य आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको उतना ही कर देना पड़ता है। इसलिए एकाकी व्यापार में पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज देने की प्रथा सामान्यता नहीं होती है, क्योंकि आप ब्याज दें या न दें, आहरण पर ब्याज या लें, उस पर उसकी जो आय बनेगी, आय कर दिए हुई आय होगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसका लेखा करने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो एकाकी व्यापार में पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है, आहरण पर ब्याज लिया जा सकता है, बट उसकी कर योग्य आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सामान्यतः एकाकी व्यापार में पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाता, लेकिन चाहे तो लगा सकते हैं। बट साझेदारी व्यापार में साझेदारों की पूंजी अलग अलग हो सकती है, उनका आहरण अलग अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में पूंजी पर ब्याज देने की प्रथा सामान्यता होती है, तो साझेदार पहले से ही तय कर लेते हैं कि पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, वो दर को साझेदार स्वयं तय करते हैं कितना ब्याज दिया जाएगा। ऐसे ही आहरण पर ब्याज कितना लिया जाएगा, दर के विषय में साझेदारी संलेख में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, बट आहरण और पूंजी पर जो ब्याज है उसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है और उसी के आधार पर ब्याज लगाया जाता है। यदि यहाँ अपन आहरण पर ब्याज के संबंध में बात करें, पूंजी पर ब्याज की तो सिंपल सा रूल है, साधारण सा रूल है कि जैसे मान लीजिए साझेदार 1 जनवरी 2019 से उन्होंने काम शुरू किया और 31 दिसंबर 2019 को उनका वित्तीय वर्ष ख़त्म हो जाएगा, 12 महीने हो जाएंगे, और मान लीजिए साझेदारों ने 1-1 लाख रुपए पूंजी के रूप में लगा रखे हैं और उन्होंने तय किया है कि 12% ब्याज देंगे, तो 1 लाख रुपए पर 12% साधारण तरीके से ब्याज निकाल लेंगे। अर्थात पूंजी पर तो पहली तारीख को जो पूंजी होती है सामान्यतः उस पर ब्याज दिया जाता है, प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, सीधी सी बात, अंतिम पूंजी पर ब्याज नहीं। यदि प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी नहीं है तो उसकी गणना करना होती है, कैसे करते हैं आगे। हाँ, बीच में कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो उसको तो अतिरिक्त ब्याज मिल जाता है, और कोई पूंजी यदि निकाल लेता है तो उतना कम हो जाता है। तो पूंजी पर ब्याज का तो कुछ सवाल दिए हैं, उनके आधार पर हम बात करेंगे। आहरण पर बात करते हैं। अब यहाँ कंडीशन क्रमांक 1 है, यदि कोई साझेदार नियमित रूप से हो गया, मतलब हर महीने और एक निश्चित राशि और तारीख भी पहली, तो मान लीजिए ए नाम का साझेदार हर महीने पहली तारीख को 1000 रुपये का आहरण करता है। तो इस तरह से बच्चों उसने साल भर में 12,000 रुपये निकाले। यदि मैं आपसे ब्याज की गणना करने को कहूँ तो आप 12 बार आपको ब्याज की गणना करना पड़ेगी, क्योंकि पहली राशि पर 12 महीने का, दूसरी राशि पर 11 का, फिर 10 का, फिर 9 का है, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे करेंगे तो आपको अधिक समय लगेगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है
यदि पहली तारीख को एक निश्चित राशि प्रत्येक साझेदार आहरण करना है तो कुल आहरण राशि पर 6.5 माह का निर्धारित दर से ब्याज निकाल लीजिए, उतना ही आएगा। तो 1,000 के हिसाब से 12,000 हो गए। मान लीजिए 6% ब्याज दिया जाता है तो 12,000 गुणित 6 दर हो गई। और महीने कितने मानेंगे? 6.5 मानेंगे, भागित 100 गुणित 12 करेंगे तो उतना ही ब्याज आएगा जितना आप अलग अलग निकालेंगे। ये नियम कब लागू होता है? नियमित होना चाहिए आहरण, राशि भी हर महीने निश्चित होना चाहिए और पहली तारीख को होना चाहिए, हर महीने की पहली तारीख। यदि 1,000 कर रहा है तो 12,000 हो गए, 2 करेगा तो 24 हो गए। दर प्रश्न में दी रहेगी, दर के हिसाब निकालेंगे। ये 6.5 माह का औसत ब्याज निकाल लेते हैं। तो ऐसे करने से कैलकुलेशन करने में हमें सुविधा होती है। अब पहली कंडीशन वो पहली तारीख को रहा था। अब मान लीजिए वो हर महीने की आखिरी तारीख को निश्चित राशि निकालता है, कंडीशन सेम है बट तारीख आखिरी हो गई। तो ऐसी स्थिति में 5.5 माह का ब्याज निकाल लेते हैं, 5.5 महीने का ब्याज आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई साझेदार 2,000 रुपये निकालता है तो 2,000 रुपये निकालेगा तो साल भर में 24,000 रुपये और हर महीने की आखिरी तारीख को निकाल रहा है। और दर मान लीजिए 12% तो 24,000 गुणित 12 गुणित 5.5, ये माह हो गए, भागित 100 गुणित 12, क्योंकि माह के हिसाब से निकाल रहे हैं तो 12 का अपने को भाग। तो इस तरह से ब्याज आ जाएगा। और वैसे आपको पूरे 12 महीने के ब्याज का कैलकुलेशन करने का तो लंबा समय। तो ब्याज निकालने की ये शॉर्टकट तरीके हैं, बट इसमें कंडीशन अप्लाई होती है। अब यदि आहरण की तिथि का प्रश्न में उल्लेख नहीं है कि कब राशि निकाली हो, कितनी राशि, तो फिर औसत 6 महीने का ब्याज निकाल लेते। ये नहीं लिखा है किस तारीख को आहरण किया उसने। तो ऐसी स्थिति में औसत 6 महीने मान लेते हैं। मान लीजिए साल भर में उसने 20,000 रुपये निकाले तो 20,000 गुणित दर 6% है तो 6 हो गई, 6 महीने लिखेंगे। 20,000 गुणित 6 बटे 100 गुणित 12 आ जाएगा। निर्देश के अभाव में ब्याज की गणना किसी भी विधि से की जा सकती है। निर्देश नहीं दिया है व्यावहारिक प्रश्न के लिए। यदि ब्याज की राशि प्रश्न में दी है तो फिर ब्याज की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे फिर ब्याज की दर का उल्लेख हो, डेट दी हो, कुछ भी दिया हो। ऐसी स्थिति में फिर ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं होती। वो जो प्रश्न में ब्याज निकला है वही ब्याज माना जाए। तो ये आहरण पर ब्याज निकालने की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और व्यावहारिक प्रश्न करेंगे वहाँ आपको ये बातें बताई जाएंगी। और अभी तक जो बातें मैंने बताई उसमें देखेंगे आप सारांश रूप में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आ गई वो देखें आप। साझेदारों ने यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया तो बच्चों भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू हो जाते हैं। जो आपके प्रश्न क्रमांक 3 में आए, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, मतलब साझेदारी संलेख में जो बातें लिखी हैं वो यदि उन्होंने स्पष्ट नहीं की हैं, साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, तो साझेदारी अधिनियम में लिखी हुई बातें उनको मानना पड़ेंगी, अपने आप वो लागू हो जाती हैं। फिर कोई भी साझेदार किसी तरह का तर्क या वाद विवाद करके उसको समस्या पैदा नहीं कर सकता है। पूंजी स्थिर होने की दशा में चालू खाते खोले जाते हैं, स्थायी पूंजी की स्थिति में ही चालू खाते खोले जाते हैं। पूंजी परिवर्तन होने की दशा में सभी व्यवहारों का लेखा पूंजी खाते में किया जाता है, अलग से चालू खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। पूंजी में पूंजी का लेखा भी करेंगे, उनको मिलने वाला लाभ, ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस जो देते हैं। यहाँ ब्याज, वेतन, कमीशन से मतलब साझेदारों से है। कर्मचारियों का वेतन, बोनस, कमीशन वो तो लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। लाभ हानि नियोजन खाते में सिर्फ और सिर्फ वे मदें आती हैं जिनका संबंध साझेदारों से होता है। पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी या प्रारंभिक पूंजी पर ही ध्यान में रखा जाता है, अंतिम पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया जाता है। यदि प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी है तो फिर प्रारंभिक पूंजी अपने को ज्ञात करनी होती है। वो कैसे ज्ञात करते हैं वो व्यवहारिक सवालों में बताया जाएगा। अंतिम पूंजी दी गई है तो इसमें असामान्यतः आहरण को जोड़ देते हैं और लाभ को घटा देते हैं, प्रारंभिक पूंजी लगने के लिए। सूत्र बन गया प्रारंभिक पूंजी बराबर
अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ। छठा बिंदु है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन अभी 2020 के परीक्षा में ओटी में पूछ लिया गया है। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब फर्म को लाभ हुआ हो, अर्थात हानि होने की स्थिति में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, चाहे वह साझेदारी संलेख में उसका उल्लेख हो या ना हो, लाभ की स्थिति में दिया जाता है। तो ये साझेदारी से संबंधित सामान्य बातें हो गई। अभी थ्योरी की दृष्टि से बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आए हैं, ये सब बातें स्पष्ट हो गई। और बहुत सारी बातें जब अपन सवाल का वीडियो आपको दिखाएंगे, सवाल दिखाएंगे, तब उसमें और बहुत सारी बातें इनको दोहराया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें।